हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए यहाँ पर जनरल साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये वो क्वेश्चंस है जो एग्जामों में बार बार रिपीट होते हैं। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया गया है। 15 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको एक तरफ लिख लेना है कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले दे रखा है आपको द्रव्यमान, ये कितना दे रखा है, 15 केजी दे रखा है। फिर दूसरा क्या दे रखा है, वेग दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 4। वेग 4 मीटर सेकंड दे रखा है। फिर यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ mv²। तो यहाँ पर लिख लेंगे हाफ m का मान दे रखा है 15 और v दे रखा है अपन को यहाँ पे 4। तो 4 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कट के 120 जूल। आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आपको द्रव्यमान या वेग दे रखा रहेगा और आपसे गतिज ऊर्जा पूछेगा, तो यहाँ पर आप गतिज ऊर्जा का ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, साबूदाना जो एक भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग आता है उसे प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर यह पूछ रहा है कि जो साबूदाना हम खाते हैं ना, वो किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन दिया गया है साइकस से, पाइनस से, मक्का से, कशनार से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइकस से प्राप्त होती है साबूदाना। आपको यहाँ पर बता दें, जो साइकस होता है ना, इसके तनों से मंड निकाल कर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सागोपास भी कहा जाता है। आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इनमें से सागोपास किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइकस को ही सागोपास कहा जाता है। यदि हम स्टार्च की बात करें, साबूदाना के अंदर कितना स्टार्च होता है, तो 31% स्टार्च होता है साबूदाना के अंदर। ये वाली चीज पे आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, पेट्रोल में होता है। ऑप्शन दिया गया है कार्बन प्राणवायु, उद्दजन प्राणवायु, नत्रजन प्राणवायु, कार्बन उद्दजन। तो आपको यहाँ पर बता दें, जो ये उद्दजन होता है ना, इसको हाइड्रोजन कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन 4 दे रखा है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन तथा हाइड्रोजन। उद्दजन को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन। आपको यहाँ पर बता दें, कार्बन और हाइड्रोजन के सहयोग से पेट्रोल बनता है। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, सूर्य की किरणें मानव शरीर के लिए निम्न कारण से उपयोगी है। इसके ऑप्शन दिया गया है, त्वचा को विटामिन डी देती है, ये इसका करेक्ट है। ऑप्शन 2 दिया गया है, हड्डियों व दांतों को मजबूत करती है, तो ये इसका गलत है। यदि हड्डियों और दांतों की बात की जाए कि मजबूत कौन करता है, तो वो करता है कैल्शियम। रक्त प्रवाह नियंत्रित करती है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। ऑक्सीजन उपलब्ध कराती है, ऑक्सीजन सूर्य की किरणें उपलब्ध नहीं करवाती है मानव के लिए, वो पौधे उपलब्ध करवाते हैं मानव के लिए। तो ये भी इसका गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। ये किसकी बात कर रहा है, अधिक की बात कर रहा है। ऑप्शन दिया गया है लाल रंग का, हरे रंग का, नीले रंग का, सफेद रंग का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। यदि आपको यहाँ पर अधिक की जगह कम की बात करता, तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, बैंगनी कलर की होती है। यदि हम बात करें लाल रंग की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, तो ये होती है 625 से 740 नैनोमीटर होती है। और यदि हम सबसे कम तरंग दैर्ध्य की बात करें बैंगनी कलर की, तो ये हो जाएगी 380 से 440 नैनोमीटर। यह आपको ध्यान रखना है। यदि सबसे कम की बात की जाए तो कौन से रंग की होती है, बैंगनी कलर की। और यदि सबसे अधिक की बात की जाए तो कौन सा कलर हो जाएगा, लाल रंग। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है।
ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम, स्टेफाइलोकोकस, लैक्टोबैसिलस, खमीर, यीस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। आपको यहाँ पर बता दें, जो लैक्टोबैसिलस होता है ना, ये जीवाणु दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, दूध का दही में परिवर्तित हो जाता है। इसको एलएबी भी कहा जाता है। तो ये वाली चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, नीम के वृक्ष में पुष्प किस माह में खिलते हैं? ऑप्शन दिया गया है सितंबर अक्टूबर, मई जून, जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, बायोगैस का मुख्य रासायनिक घटक है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एलपीजी, प्राकृतिक गैस। तो मीथेन क्या करता है, बायोगैस का रासायनिक घटक है। ये वाली चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है E बराबर mv², सेकेंड दिया गया है E बराबर mc², थर्ड दिया गया है E बराबर mgh, फोर्थ दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा E बराबर mc²। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पे E किसको दर्शाता है, तो E हो जाएगी ऊर्जा, M हो जाएगा द्रव्यमान, और जो ये C है तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल हो जाएगी। ये वाली चीज आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ग्रीन गोल्ड के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया है नीम, गेहूं, शैवाल संवर्धन, बांस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के ग्रीन गोल्ड के रूप में किसको जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांस। आपको यहाँ पर बता दें, जो बांस होता है ना, ये काफ़ी तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए इसको हरा सोना भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा हरा सोना भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा बांस। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, रासायनिक रूप से जल होता है। ऑप्शन दिया गया है एक पेरोक्साइड, एक ऑक्साइड, एक हाइड्रोक्साइड, कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक ऑक्साइड होता है जल। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, हल्दी में पाए जाने वाला प्राकृतिक रंजक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हल्दी के अंदर पाए जाने वाला प्राकृतिक रंजक कौन सा है? तो इसके ऑप्शन दिए गए करक्यूमिन, लाइकोपिन, कैरेटिन, एंथोसाइनिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करक्यूमिन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर बता दें, जो एक करक्यूमिन होता है ना, इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, रात के समय पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है। पहले के लोग बोला करते थे कि पेड़ के नीचे बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए रात के टाइम, क्योंकि पेड़ क्या छोड़ता है। ऑप्शन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पौधे रात में। अब यहाँ पर कुछ पौधों की बात की जाए कि पौधे रात में ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं, तो इसमें से एक आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि पीपल का वृक्ष होता है ना, ये रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? वह है, ऑप्शन दिया गया 5 जून, 22 अप्रैल, 22 मार्च, 16 दिसंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है बाइकार्बोनेट, सल्फोनेट, नाइट्रेट, विस्मिथेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फोनेट पाया जाता है कपड़े और बर्तन धोने वाले साबुन के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? ऑप्शन दिया गया है अधिपादपीय, लवणोद्भिद, मरुद्भिद, शैलोद्भिद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो चट्टान पर उगने वाले पादप ना, इसको शैलोद्भिद कहा जाता है।
ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शैलोदभिद ऐसे पौधे होते हैं जो धरातल की कठोर चट्टान पर उगते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि कठोर चट्टान पर कौन से पादप उगते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा शैलोदभिद। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन दिया गया है एस्ट्रोजन, इंसुलिन, पैराथार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंसुलिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है। ऑप्शन दिया गया है क्षय रोग का, डिप्थीरिया का, पोलियो का, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया का। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, परमाणु त्रिज्या के सही बढ़ते क्रम का चयन कीजिए। आपको यहाँ पर परमाणु त्रिज्या के बारे में बता देते हैं कि परमाणु त्रिज्या किसे कहा जाता है। तो कोई परमाणु है, उसके नाभिक से क्या करता है, बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्ष के बीच की जो दूरी होती है ना, उसको क्या कहा जाता है, परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। आप इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।